इतिहास की 12वीं की किताब का ये चैप्टर 13 है। महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में भूमिका, जिसमें गांधी जी की जीवनी को देख रहे थे, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को देख रहे थे और उनके प्रारंभिक आंदोलनों को देख रहे थे। इसके बाद हमने उसके बाद के आंदोलन को भी देखा, जिसमें हमने असहयोग आंदोलन को देखा, खिलाफत आंदोलन को देखा और रॉलेट एक्ट का कैसे विरोध किया गया, उसके खिलाफ कैसे सत्याग्रह किया गया, फिर कैसे असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन ज़ोर शोर से जोर पकड़ने लगे। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है, उसको खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के समक्ष रखी है और कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी है और संपूर्ण विश्व के समक्ष रखी है। और अब वो अपने बेटी स्वराज की मांग को खारिज कर रहे हैं और अब वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया है। तो पिछला जो वीडियो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन पर था और आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस गोलमेज सम्मेलन में किन किन लोगों ने भाग लिया और उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और क्या बातचीत हुई उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये जो डेट है ना, इसको नोट करके रखना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ। तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, यहाँ से कोई ये भी क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें ब्रिटेन के तीनों दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कि 16 ब्रिटिश सांसद के थे। ब्रिटिश भारत के 57 प्रतिनिधि थे और जिन्हें वायसराय ने मनोनीत किया था और देशी रियासतों के 16 सदस्य सम्मिलित थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या कांग्रेस ने भाग लिया था? तो नहीं लिया था, इसने इसका बहिष्कार किया था। कांग्रेस की अनुपस्थिति पर ब्रेस्टफोर्ड ने कहा कि सेंट जेम्स महल ने भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदू और जमींदार मजदूर संघों और वाणिज्य संघों सभी के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए, पर भारत माता वहां उपस्थित नहीं थी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस की अनुपस्थिति जो है वो इनको खली। इसके बाद आते हैं हम गांधी इरविन समझौता पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया क्योंकि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसके बाद 19 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना किसी निर्णय के इसे समाप्त कर दिया गया। यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के बिना कोई भी संवैधानिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, इसीलिए यह सम्मेलन जो है वो स्थगित कर दिया गया 19 जनवरी 1931 ईस्वी को। इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और लॉर्ड इरविन दोनों को यह ज्ञात हो गया कि कांग्रेस के बिना किसी संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। देश में उचित वातावरण बनाने के लिए इरविन ने कांग्रेस से प्रतिबंध हटा दिया और गांधी जी तथा अन्य नेताओं को छोड़ दिया। क्योंकि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था तो फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अंततः 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी व इरविन के बीच में समझौता हो गया। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। ये डेट भी याद रखना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हो गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मतलब जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ तो उसमें समझौते में यही बात हुई कि सरकार जो है वो गांधी जी के और कांग्रेस के सभी मांगों को स्वीकार कर लेगी। बस कांग्रेस ये काम करे कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी वापस ले ले और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो गांधी जी ने दोनों बातों से मान लिया दोनों बातों को और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस समाप्त कर देंगे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लेंगे भी। फिर अब वहाँ आते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे। तो गांधी इरविन समझौता होने के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लेना स्वीकार कर लिया था कांग्रेस की ओर से, लेकिन एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ही गए थे और कोई उसमें शामिल नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था और कांग्रेस से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किस गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे? आपको बताना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल थे और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। 7 सितंबर 1931 ईस्वी को दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ। गांधी जी 12 सितंबर को लंदन पहुंचे। विभिन्न दल व वर्ग अपना अपना हित देखते रहे थे। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कहा था कि अन्य सभी दल सांप्रदायिक हैं, सिर्फ कांग्रेस ही केवल एक ऐसी संस्था है जो भारत और सभी हितों के प्रतिनिधित्व का दावा करती है।
मतलब जैसे मुस्लिम लीग गई है तो वो सिर्फ मुस्लिम के सांप्रदायिकता को दिखा रही है, और जितने भी दल के लोग गए हैं वहाँ पर कांग्रेस के सभी के बारे में गांधी जी ने कहा कि ये सभी जो संस्थाएं हैं या सभी जो दल हैं ये सभी सांप्रदायिक दल हैं, और केवल यहाँ पर उपस्थित संस्थाओं में कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है जो कि सांप्रदायिक नहीं है, जो कि धर्मनिरपेक्ष है और जो भारत में रहने वाले सभी धर्म और सभी जाति और सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब आइए हम देखेंगे तीसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ और इसमें कौन कौन लोगों ने भाग लिया और कौन कौन लोगों ने भाग नहीं लिया। भारत मंत्री ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाया। यह सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि उसके सभी नेता जेल में बंद थे। क्लियर हो गया। पहले में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है, लेकिन दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया है और दूसरे में मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया है। तो ये था तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से आपको सारे डेट्स याद रखना है कि किस डेट में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसमें प्रतिनिधियों के बारे में याद रखना है और किसने भाग लिया और किसने भाग नहीं लिया ये याद रखना है। अब आइए हम बात करते हैं कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये क्या है। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक समस्या को हल करने में भारतीय असफल रहे हैं, इसलिए सरकार इस समस्या का समाधान खुद करेगी। इस घोषणा में मुसलमानों, सिखों, भारतीयों, ईसाई आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, इसीलिए इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है कि सांप्रदायिक पंचाट क्या है या कम्युनल अवार्ड क्या है। तो आपको बताना है कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करने की बात कही थी और इसमें घोषणा की थी कि मुसलमानों, सिखों, भारतीयों, ईसाइयों आदि सब के लिए मृतक यानी कि अलग अलग प्रतिनिधित्व की दिया जाएगा। और इसकी घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुई थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इसीलिए इसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है क्योंकि इसमें कम्युनिज्म की बात की गई थी। हिंदू समाज में हरिजनों को अलग कर दिया गया था। मूल रूप से यह घोषणा की गई कि वोट डालो और शासन करो। गांधी ने कहा कि सरकार इस सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा करती है तो वो आमरण अनशन करेंगे। मतलब अभी तो सिर्फ प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन गांधी जी ने स्टार्ट में ही कह दिया कि अगर ये जो लागू हो गया तो गांधी जी आमरण अनशन करेंगे। गांधी जी कतई नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति शुरू हो, क्योंकि इससे के प्रभाव को गांधी जी अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वोट डालो और शासन करो की नीति है। ब्रिटिश सरकार जो है वो इस नीति के तहत भारतीयों को बांटना चाहती है और गांधी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही इसका विरोध किया था। उन्होंने कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आमरण अनशन करेंगे। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब गांधी जी ने जो धमकी दी या उन्होंने जो कहा कि वो आमरण अनशन करेंगे, इस पर सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अतः गांधी जी ने 28 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। गांधी जी के कदम से संपूर्ण देश आश्चर्यचकित था। इस बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ग्रहण ग्रस्त सूर्य की छाया के समान भारत पर पल में अंधेरा छा रहा है और देश के सारे लोग चिंता की वेदना से व्याकुल हैं। इसमें इतनी ही अच्छाई है कि यह वेदना सर्वव्यापी है। मदन मोहन मालवीय ने इस बारे में कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, MC राजा के निरंतर प्रयत्नों से समझौता हो गया। इन सभी लोगों ने मिलकर समझौता कराने की कोशिश की कि किस तरह से ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति वाली जो बात है इसको लागू करने से रोका जाए, और समझौता हो गया। और समझौता के बाद जब समझौते पर हस्ताक्षर हुआ तो वो हस्ताक्षर कहलाया पूना पैक्ट। इस समझौते के बाद गांधी जी जीवन भर हरिजनों के उद्धार के लिए कार्य करते रहे, क्योंकि जो निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी उसमें हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की बात कही थी। इसीलिए गांधी जी इसका विरोध किया था। और विरोध के बाद जब समझौता हो गया और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए, तब गांधी जी उसके बाद से पूरे जीवन भर हरिजनों के उद्धार के लिए लगे रहे। इस बारे में कीथ ने कहा कि यह समझौता हरिजनों के लिए स्पष्ट रूप से भौतिक लाभ और महात्मा गांधी के लिए आध्यात्मिक लाभ देने वाला था। मतलब गांधी जी ने जो कुछ भी किया उसका सीधा फ़ायदा तो हरिजनों को मिला, लेकिन गांधी जी का फ़ायदा सिर्फ इतना ही हुआ कि उन्हें आत्मीय सुख मिला। तो ये थी तीनों गोलमेज सम्मेलन की बातें और कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट।
आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से कैसे प्रारंभ किया गया, क्योंकि गांधी जी ने पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद यह स्वीकार कर लिया था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे, और गांधी जी ने ऐसा किया भी, और फिर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। लेकिन एज़ इट इज़ यूजुअल, जैसे कि गांधी जो कि ब्रिटिशर्स हैं हमेशा कहते आए हैं कि वादा करने के बाद मुकर जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने पहले तो कहा था कि वो सारी बातें मान लेंगे अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित होता है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के बाद भी कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद भी कांग्रेस की किसी भी बात को ब्रिटिशर्स ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तब गांधी जी क्षुब्ध हो गए, उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने का क्या महत्व था। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।